चलो जी। अच्छा, हम नोटपैड पे आ जाते हैं। नोटपैड सबको नज़र आ रहा है ना? मुझे एक दफ़ा बस बता दो नोटपैड अगर सही नज़र आ रहा है सबको? जी। बस ठीक हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी हम कहते हैं कि डेटा, सिस्टम्स, नेटवर्क्स और इसी तरह डिजिटल एसेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा इन सब की प्रोटेक्शन का नाम, इस सब की सिक्योरिटी का नाम साइबर सिक्योरिटी है। यानी आप डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो या अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इस चीज़ का नाम है साइबर सिक्योरिटी। जैसे आप क्या करते हो अपनी प्रोफाइल्स पे पासवर्ड लगा लेते हो, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, इंस्टा की आईडी होगी, फेसबुक की आईडी होगी, वगैरह वगैरह। तो आप उस पे क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। यार ये लोग जो हैं ना अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये इस तरह डिस्टर्ब करते रहेंगे। स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? मुझे तो शो हो रही है, क्लियर है मेरे पास। वो उनके नेट का इशू होगा। जिनके नेट का इशू है कोई मसले वाली बात नहीं है, ये सारी मैं जो है ना रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक प्री रिकॉर्डेड भी पड़ा हुआ है ये सारा कुछ। ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। जिसका नेट का इशू आ रहा है तो फिर ये प्री रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं इस बात पे कि यार ये डेटा, सिस्टम, नेटवर्क और डिजिटल एसेट्स क्या है। डेटा और इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं जब, तो जी सईदा हुमना, आप क्या कह रही हैं? यार ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना यहाँ पे, ये चुगलियां वहां में, आप इनकी छोड़ो, यहाँ आप स्टार्ट करें। अगर किसी का जनरली कोई मसला है तो आप चैट में लिख दें या अपना माइक ओपन करके आप बात कर सकते हो, क्योंकि मैंने फिर अब कंटिन्यू करना है। इससे आप मज़ीद मैं लेट करूँगा वो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी का कोई स्टार्ट करें, आप स्टार्ट रखें अपना जो भी है ना, आप स्टार्ट रखें। लास्ट पर जिनकी भी क्वेरीज वगैरह होंगी ना, वो हाँ, ये लास्ट पर मैंने होंगी। बताया भी है कि अगर किसी की कोई क्यूरी आती है, किसी का कोई सवाल है, वो उसके लिए आखिरी 10 मिनट 15 मिनट आपको देंगे बोलने के लिए। ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब कोई लेट हो रहा है और ज्वाइन कर रहा है तो फिर उसको देखेंगे। अच्छा, तो हम बात करें साइबर सिक्योरिटी, हम कहते हैं कि डेटा, सिस्टम्स, नेटवर्क्स वगैरह इन सब की प्रोटेक्शन का नाम है। ठीक है। तो अब डेटा क्या है, सिस्टम्स क्या है, नेटवर्क्स वगैरह। डेटा में आप कंसीडर करते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे डालते हो, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो गई या फिर कोई भी वेबसाइट हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब की प्रोटेक्शन हमारे पास क्या आ जाती है, डेटा की प्रोटेक्शन आ जाती है। आपने एक वेबसाइट बनाई हुई, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपने सिक्योर बनाना है, इस चीज़ को नाम दे दोगे आप साइबर सिक्योरिटी का। इसी तरह आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे, इंस्टा की आईडी होगी, लिंक्डइन प्रोफाइल है, कुछ भी है, तो उसको सिक्योर करना ये भी साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा है। अब इसमें सिस्टम्स आ जाते हैं। अब सिस्टम्स में क्या चीज़ें, जैसे हमारे लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे डिवाइसेस, एंड्रॉयड डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स, तो ये सारा कुछ सिस्टम में आ जाता है। इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना हम कहते हैं कि ये सिस्टम की प्रोटेक्शन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इसी तरह नेटवर्क आ जाता है, ये जो हमारे वाईफाई लगे हुए, राउटर्स लगे हुए, इंटरनेट है, ये सारा कुछ आ जाता है नेटवर्क के अंदर, और इसको भी हमने प्रोटेक्ट करना होता है। उसके अलावा हमारे डिजिटल एसेट्स होते हैं। अब डिजिटल एसेट्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपनी शॉप खोल लेता है ऑनलाइन, ई कॉमर्स शॉप है। ठीक है, वो आपका एक डिजिटल एसेट है, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस उस पर रन हो रहा है। बिल फर्ज अगर कोई उस वेबसाइट को हैक कर लेता है, आपके ई कॉमर्स स्टोर को हैक कर लेता है, तो ये तो आप ब्रीच हो जाएगा ना आपके उस पे, वेबसाइट पे। तो हमने इसी चीज़ से बचाना है, हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है इन सब चीज़ों को। डेटा, सिस्टम्स, नेटवर्क्स, डिजिटल एसेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम जो अगली चीज़ देखेंगे वो है CIA ट्राइड्स। अब ये क्या होता है?
साइबर सिक्योरिटी का तो हमें पता चल गया कि ठीक है यार, नेटवर्क्स हो गए और बाकी सारी चीज़ें हो गई, इन सब की प्रोटेक्शन का नाम साइबर सिक्योरिटी है। लेकिन बात ये है कि फिर सिक्योरिटी को हम किस मायने में ले सकते हैं? एक बंदे के मुताबिक सिक्योरिटी कुछ और हो सकती है, दूसरे बंदे के मुताबिक सिक्योरिटी कुछ और हो सकती है। एक बंदा बोलेगा कि नहीं, डेटा पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं, डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए हर बंदे के लिए। यानी फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्चुअल सिक्योरिटी क्या है? उसके लिए हमारे पास एक सेट मॉडल दिया गया था, जिसका नाम है CIA ट्राइड्स, ठीक है? ट्राइड्स 3 से लिया गया है, यानी 3। CIA स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है? ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं आपके सामने, ये हमें ये चीज़ समझने में मदद देगी कि एक्चुअल में डेटा को सिक्योर करना, सिस्टम्स को सिक्योर करना, नेटवर्क्स को सिक्योर करना, वो क्या है? सिक्योरिटी क्या है? क्योंकि एक बंदे के मुताबिक एक चीज़ सिक्योरिटी हो सकती है, दूसरे बंदे के मुताबिक वो चीज़ सिक्योरिटी नहीं हो सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन हो सकती है दूसरे बंदे के मुताबिक। तो ये एक सेट मॉडल दिया गया, जिसकी मदद से हम ये बोल सकते हैं, अगर ये चीज़ें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में या कोई बंदा ये चीज़ें कर रहा है, तो वो अपने डेटा को, सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को सिक्योर बना रहा है और उसके एसेट्स जो हैं वो सिक्योर हैं, ठीक है? अब एक-एक करके देखते हैं ये तीनों चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का ये मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसकी ऑथराइज़ेशन आपके पास नहीं है, उस चीज़ को आप एक्सेस ना कर सको। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जिसके अंदर एक बॉस है और एक एम्प्लॉयी है। एक एम्प्लॉयी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो बॉस के कमरे में जाके उसके लैपटॉप के अंदर जाके देखे कि क्या है। उसके पास इस चीज़ की ऑथराइज़ेशन नहीं है। इसी तरह हमारे पास इसकी एक और मिसाल लेते हैं। आप अपने लैपटॉप्स पे पासवर्ड क्यों लगाते हो? इसीलिए कि कोई दूसरा बंदा आके आपके लैपटॉप के अंदर ना देख सके कि क्या कुछ है। आपने किसी दूसरे बंदे को परमिशन नहीं दी है, ठीक है? अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा है, जिसके पास इजाज़त नहीं है किसी भी डेटा को, सिस्टम को, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने की, तो वो उस सिस्टम, डेटा या नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। इस चीज़ का नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर देखा जाए, इसकी एक एग्ज़ाम्पल ली जाए, ये जो पहली एग्ज़ाम्पल दी, ये भी 100% वैलिड है। जैसे आप अपने लैपटॉप पे पासवर्ड लगा लेते हो, अपनी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल्स पे पासवर्ड लगा लेते हो, तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर ही आता है। अब इसकी एक और मिसाल दी जाए थोड़ा मज़ीद प्रैक्टिकल साइड पे, तो जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा दूसरे को मैसेज करता है, हेलो, यहाँ से हेलो का मैसेज भेजा दूसरी तरफ किसी बंदे को, ठीक है? तो वो ऐसे ही मैसेज उठ के हेलो नहीं चला जाता कि आपने हेलो भेजा है तो बस वो पूरा-पूरा हेलो जा रहा होगा, नहीं। उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे उसके दरमियान में पहले वो डेटा कन्वर्ट होगा किसी ऐसी फ़ॉर्म में जो कि अनरीडेबल है, ताकि अगर बिलफ़र्ज़ आपका डेटा बीच में से कोई बंदा वो डेटा एक्सेस कर रहा है, आपने मैसेज भेजा है, किसी ने आपके उस जो डेटा आप भेज रहे हो उसको किसी तरह वो बीच में जाते हुए दूसरे बंदे तक एक्सेस कर लिया है, ठीक है? तो अब बिल्कुल जैसे आपने मैसेज भेजा था वो उस बंदे की तरफ ना चले जाए। सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर इसको हम एक और एग्ज़ाम्पल है इसकी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिलिट्री का बंदा है, वो किसी दूसरे अपने जनरल को मैसेज कर रहा है। बीच में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि मैसेजेस को वो कर रहा है, ब्रीच कर रहा है और वो रिसीव कर रहा है मैसेजेस किसी तरह, ठीक है? तो अगर वो मैसेज उसी कागजात तरह जाता होता, तो हमारे पास वो तो फिर खिलाफ कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाती ना? कोई बोल रहा है? हाँ, मैं आज इतना अच्छा, तो अगर ऐसा होता कि हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म सेट ना किया गया होता, जिसको एन्क्रिप्शन का नाम देते हैं, हैशिंग का नाम देते हैं, ठीक है? ये चीज़ें क्या हैं, ये आप आगे जाके देखोगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन आप बस इसको ये समझो कि ऐसा मैकेनिज़्म सेट किया गया है कि अनऑथराइज़्ड बंदा जो है ना, वो ऐसे डेटा को या ऐसे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा इसकी मदद से,
जिसको उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, वरना कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी का तो पता चल गया हमें कि ऐसी कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा ऐसे डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके जिसकी इजाज़त उसके पास नहीं है। इंटेग्रिटी क्या है फिर? इंटेग्रिटी इस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, वो प्रॉपर्ली काम करे। जैसे वो काम करता है, वो वैसे ही काम करे, ठीक है? अनटैम्पर्ड हो वो। अब इस बात का क्या मतलब है? नॉर्मली भी तो यही होता है ना कि आप कोई भी ऐप खोलोगे, कोई भी फाइल खोलोगे, फ़ोल्डर खोलोगे, कुछ भी करोगे, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, नॉर्मली तो वो ठीक ही चल रहा होता है ना। फिर इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इसमें सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? इसकी मिसाल मैं आपको दूँगा। 2017 में एक अटैक हुआ था, जिसका नाम वानाक्राई अटैक है, ठीक है? और वो बहुत ही मैस स्केल पे वो अटैक हुआ था, जिसमें 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सिस्टम्स को हैक किया गया था। और मज़े की बात ये है कि उसमें यूज़र्स की कोई गलती नहीं थी। वो सारे विंडो के यूज़र थे, विंडो 7 की यूज़र्स, ठीक है? हुआ ये था कि विंडो के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी निकल आई थी। अब वो सॉफ्टवेयर का मसला था, वो इनकी गलती नहीं थी यूज़र्स की। यूज़र्स मज़े से बैठ के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं और एकदम से उनका सिस्टम हैक हो रहा है। अब वो क्या हुआ था? वो इंटीग्रिटी ब्रीच हुई थी। कैसे? क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने वैसे काम नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था। ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पर हो गया था, क्योंकि वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर दी। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सप्लॉइट, वल्नरेबिलिटी, आपने बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करना। मैं आसान अल्फाज में भी बताऊंगा। ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओगे। यार ये किसका माइक ऑन है? मोहम्मद अब्दाल, मैंने हाँ, मैसेज भी किया हुआ है वहाँ पर मैसेज बॉक्स में, बट आई गेस उन्होंने सीन नहीं किया। चलो देखो, अगर दोबारा से आती है आवाज़ तो फिर मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है? हो गया, म्यूट हो गया, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, सही है। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि इंटेग्रिटी इस चीज़ का नाम है कि कोई भी चीज़ हमारे पास, कोई भी डेटा है, सिस्टम है, एसेट है, कुछ भी है, वो प्रॉपरली काम करे, ठीक है? जैसे मैंने एक अटैक की मिसाल दी कि 2017 में एक अटैक हुआ था जिसका नाम वानाक्राई अटैक है, जिसमें यूज़र्स की गलती नहीं थी। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी निकल आई थी, वीक पॉइंट निकल आया था, जिसकी वजह से हैकर्स जो थे उन्होंने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैक किए थे, ठीक है? और फिर उसकी डिमांड क्या, उन लोगों की डिमांड क्या थी कि हमें पैसे दो, ठीक है? तो इसमें हमारे पास ब्रीच हुई थी क्या चीज़? इंटेग्रिटी, कि आपके पास कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, डेटा पड़ा हुआ है, कुछ भी है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, ठीक है? तो इस चीज़ का नाम है इंटेग्रिटी। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में और सिस्टम्स में अक्सर हम देखते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं। वो सिक्योरिटी अपडेट्स आने का मकसद ही यही होता है कि वो जो वीक पॉइंट्स, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो कि सिस्टम में आई हुई हैं, उनको ख़त्म किया जाए, इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जाए, ठीक है? तो ये थी हमारे पास इंटेग्रिटी। हमने कॉन्फिडेंशियलिटी देख ली है, हमने इंटेग्रिटी देख लिया है। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने जाएँगे वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी नाम से पता चलता है कि वो क्या है। अवेलेबिलिटी नाम से पता चल रहा है कि क्या है, कि कोई भी डेटा है, कोई भी एसेट है, जिसकी हमारे पास ऑथराइज़ेशन पड़ी हुई है, मतलब हमारे पास कोई भी डेटा है, वो हमारे पास जब हम चाहें, तब वो एक्सेसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इधर जाता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे कोई भी फ़ाइल पड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे साइड पे गेम्स हैं, आप लोगों को पता नहीं सही नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन बस आप ये चीज़ कंसीडर करो, यहाँ पे कोई भी फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, इसको ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओपन ना हो, ठीक है? मैं कोई भी फ़ोल्डर खोलना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ़ोल्डर खोल लिया है, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर खुलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फ़ोल्डर ना खुले।
ज़हन में फिर सवाल आता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी फ़ोल्डर या फ़ाइल ना खुले? नॉर्मली तो यही होता है ना कि जो फ़ाइल हम खोल रहे होते हैं, जो फ़ोल्डर हम खोल रहे होते हैं, तो वो खुलता है। फिर ये अवेलेबिलिटी का क्या मकसद रह गया? नॉर्मली भी तो यही हो रहा है। तो इसका मकसद ये रह गया और इसकी वजह ये है कि इस चीज़ को हमने क्यों कंसीडर किया है? कुछ अटैक ऐसे होते हैं कि जिसमें हैकर्स यूज़र की एक्सेसिबिलिटी छीन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अटैक है जिसको कहते हैं रैनसमवेयर अटैक। उसमें हैकर्स ऐसा मैलवेयर आपके सिस्टम में डालते हैं, ऐसा वायरस डालते हैं आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम की सारी फाइल्स एन्क्रिप्ट हो जाती हैं। आप फाइल पे डबल क्लिक करो, ट्रिपल क्लिक करो, वो फाइल नहीं खुलेगी क्योंकि उसको ऐसे एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है कि फिर आप उसको नहीं खोल सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इस केस में आपकी अवेलेबिलिटी ब्रीच होती है और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, अवेलेबिलिटी। इसी तरह अगर आप एक और अटैक वेक्टर को देखो, एक और अटैक देखो, जैसे डीडोस अटैक है या डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस। ये कैसा अटैक है कि ये वेबसाइट को डाउन कर देता है। आप वेबसाइट पे जाओगे, वो वेबसाइट आपको दिखाएगा कि ये डाउन हुई हुई है, ठीक है? उसमें भी अवेलेबिलिटी ब्रीच हो जाती है कि आपके पास वेबसाइट का पूरा एक्सेस पड़ा हुआ है, आपके पास सर्वर सारे पड़े हुए हैं, सब कुछ रन कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी वेबसाइट शो नहीं करा पा रहे, क्योंकि ऐसा अटैक किया गया है, क्योंकि अवेलेबिलिटी को ब्रीच किया गया है। तो डॉस अटैक एक्चुअली में ये होता है कि जैसे हमारा रिज़ल्ट आता है ना, 10वीं का रिज़ल्ट आ गया, एफएससी का रिज़ल्ट आ गया, वगैरह-वगैरह, जो हमारे बोर्ड के रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। जो ही रिज़ल्ट आता है, एकदम सारे वेबसाइट पे जाते हैं और क्या होता है? वेबसाइट डाउन हो जाती है। हैकर्स भी कुछ इसी तरह के मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं कि वो इतना ढेर सारा ट्रैफ़िक भेजते हैं उस वेबसाइट पे कि वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। अब 10,000 बंदा एक ही बारी में वेबसाइट पे जाएगा, तो अब अगर वेबसाइट इतना लोड बर्दाश्त ना कर सकती हुई, तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी ना, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हैकर्स भी इसी टेक्नीक का यूज़ करके जो है ना अ, अवेलेबिलिटी ब्रीच करते हैं। किसी भी वेबसाइट को डाउन कर देते हैं, किसी भी सर्वर को डाउन करते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास था CIA ट्राइड्स का मॉडल, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी कि हमारे पास कोई भी अनऑथराइज़्ड बंदा ऐसे डेटा को सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, जिसकी परमिशन उसके पास नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी हमारे पास डेटा है, वो प्रॉपर्ली काम करे, अनटैम्पर्ड हो वो, ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज़ हमने जो पढ़ी है, वो है अवेलेबिलिटी कि डेटा को जब हम एक्सेस करना चाहें, जब भी, तो हम उसको एक्सेस कर सकें। अगर हमारे पास इन 3 चीज़ों का हम ख़्याल रख रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने एसेट्स को सिक्योर कर रहे हैं। ये एक समझ लो एक सेट डेफ़िनेशन है सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है? कोई भी बंदा आके मुझे बोलता है ना कि मुझे बताओ मैं अपने सिस्टम को क्या सिक्योर बनाने का क्या मतलब है मेरे सिस्टम को? उसका मतलब यही है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो, उसकी अवेलेबिलिटी मेंटेन हो। तब मैं कह सकता हूँ कि ये सिस्टम या एसेट जो आपका है, वो सिक्योर है। ठीक हो गया? अब आपको ये पता चल गया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और उसके साथ-साथ आपको पता चल गया कि ये एक्चुअल सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें किस तरह के अटैक से बचाना होता है खुद को। किस तरह के मैलवेयर अटैक्स हो सकते हैं, क्या कुछ है? तो अटैक्स होते हैं हमारे पास कई तरह के अटैक्स होते हैं, ढेरों-ढेर अटैक्स हैं। लेकिन हम चंद देखेंगे, जैसे सबसे पहले हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं, उसके अलावा वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है? अब ये ऐसा अटैक होता है जिसमें हैकर आपके सिस्टम में एक ऐसी फाइल डाल देता है, ऐसी मैलिशियस फाइल डाल देता है जिसकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर ये वायरस अपनी कॉपीज़ बनाने लग जाता है। आपके सिस्टम को स्लो करने लग जाता है। आपके सिस्टम के रिसोर्सेज़ खाने लग जाता है ये, वायरसेस और वर्म्स। ठीक हो गया? ये दोनों मिलते-जुलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ कि और कौन-कौन से अटैक्स हैं? हमारे पास फ़िशिंग अटैक्स होते हैं। अब फ़िशिंग अटैक हमारे पास क्या है? फ़िशिंग अटैक बहुत मोस्ट कॉमन अटैक है जो हमारे पास आजकल होता है, जो कि पिछले 10 सालों में होता रहा है, फ़िशिंग अटैक।
इसमें ऐसा होता है कि हैकर जो है ना आपको भेजता है, लिंक्स भेजता है, कोई भी लिंक भेज दी, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और उस हैकर के पास आपके क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं, आपका डेटा आ जाता है। आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन वगैरह-वगैरह। तो फ़िशिंग अटैक से जो है वो मतलब आपको लिंक भेजेंगे और आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, जिसकी वजह से ये होता है कि आपके क्रेडेंशियल्स हैकर के पास चले जाते हैं। ये इस तरह का अटैक है, लिंक्स की मदद से होता है। इसी तरह हमारे पास ऐसे फ़िशिंग अटैक्स भी होते हैं कि जिसके अंदर अ, इवन तस्वीरें इन्वॉल्व्ड होती हैं, जिसको हम स्टेनोग्राफी कहते हैं, लेकिन उसको आप छोड़ो कि मैंने अभी क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है। आप लोग ये ज़हन में रखो कि ऐसे अटैक भी होते हैं कि हैकर्स आपको तस्वीर भेजते हैं, आप उस तस्वीर पे क्लिक करते हो और जो ही आप उस तस्वीर पे क्लिक करते हो, उस तस्वीर के पीछे बैकएंड पे ना मैलिशियस कोड लिखा होता है और जो भी मैलिशियस कोड उसके पीछे लिखा होगा, वो रन हो जाएगा जो ही आप तस्वीर ओपन करोगे। तो उस तरह वो आपका डेटा स्टील करते हैं या फिर अ, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम्स की या कुछ भी जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, इवन एक्सेस उनके पास चला जाता है। ठीक हो गया? इसके अलावा मज़ीद हमारे पास ट्रोजन होता है, ट्रोजन अटैक्स। अच्छा, ट्रोजन अटैक ऐसा होता है ना कि इसको ऐसा समझ लो कि ये कोई भी ऐसी फ़ाइल होगी मैलिशियस फ़ाइल आपके सिस्टम में जो हैकर्स डालते हैं, तो वो हिडन होती है, ठीक है? बज़ाहिरी तौर पे एक नॉर्मल सी फ़ाइल लग रही होगी, लेकिन वो एक हिडन फ़ाइल होगी, जो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज़ खा रही होगी। आपको पता ही नहीं होगा। बिल्कुल एक नॉर्मल फ़ाइल की तरह वो होगी, बिहेव कर रही होगी और आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि मेरे सिस्टम के अंदर कोई ऐसी मैलिशियस कोड भी चल रहा है या मैलिशियस फ़ाइल भी चल रही है कि जो मेरे रिसोर्सेज़ खा रही है। तो ये हमारे पास ट्रोजन अटैक होता है, ठीक है? उसके बाद हम एक और अटैक देखते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाईवेयर्स। स्पाईवेयर्स ऐसे हमारे पास मैलिशियस फाइल्स होती हैं या कोड होता है, जो आपके सिस्टम में जब रन होती हैं, खुलती हैं वो फाइल्स, तो हैकर्स आपके सिस्टम को स्पाई कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आपके सिस्टम में। आप कोई फाइल खोल रहे हो, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, आप किस वेबसाइट पे जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सारा कुछ वो लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपके पासवर्ड्स हो गए, आप जो पासवर्ड डाल रहे हो, सब कुछ वो देख रहे होते हैं, हर चीज़। इस चीज़ का नाम है ये स्पाईवेयर्स होते हैं। ऐसी ये फाइल्स होती हैं, मैलिशियस फाइल्स जिसकी वजह से हैकर्स आपको स्पाई कर रहे होते हैं। उसके बाद एक और अटैक देख लेते हैं, जो कि डॉस अटैक है, जिसको हम डिनायल ऑफ सर्विस भी कहते हैं। ये वही अटैक है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी वेबसाइट है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, उस पे एकदम से बहुत ढेर सारे यूज़र जब आ जाते हैं, जैसे रिज़ल्ट आता है तो एकदम से सारे रिज़ल्ट वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं। क्या होता है? वेबसाइट डाउन हो जाती है। हैकर्स भी जो है ना इसी टेक्नीक को यूज़ करते हैं और इतने ढेर सारे पैकेट्स भेजते हैं ना कि वेबसाइट ही डाउन हो जाती है, सर्वर ही डाउन हो जाता है। तो इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक, ठीक है? ये कुछ अटैक्स थे जो मैंने आपको बताया, जिससे आपको फ़ैमिलियर होना चाहिए। इस तरह के और अटैक्स भी होते हैं, क्योंकि मज़ीद आप पढ़ोगे भी तो एज़ अ पर्सन हू इज़ स्टडीइंग साइबर सिक्योरिटी, you should always be aware of the attacks that can come into your direction, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है ना, ये तो पता हो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। ये तो समझ आ गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी है। लेकिन किन चीज़ों से मेंटेन करनी है, उसके बारे में तो पता हो ना। तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह के अटैक्स हम पे हो सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार और अटैक्स हैं, तो वो भी आपने देखने हैं और आप टाइम टू टाइम देख लोगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि यार ठीक है, मतलब समझ गए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, सिक्योरिटी सब कुछ देख लिया, अटैक्स भी देख लिया। थोड़ा बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की कि मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाहता हूँ, ठीक है? और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आने के लिए मुझे क्या कुछ करना होगा? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ मस्ट है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आने के लिए, सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी है नेटवर्किंग।
जब तक आपको नेटवर्किंग की समझ नहीं आएगी, आप साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में आगे काम नहीं कर सकोगे। क्योंकि आपको यही नहीं पता चल रहा होगा कि आपका डेटा कैसे काम करता है, आपका डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सब कुछ आपको अगर पता ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो नेटवर्किंग में हमारे पास जो बेस्ट चीज़ रहती है, वो है सीसीएनए का कोर्स। इसका मतलब है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है? सिस्को स्टैंड्स फॉर सीसीएनए स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एक ऐसा कोर्स है, ये एक्चुअली में क्या है? ये एक कोर्स है कि जो उस हद तक की नेटवर्किंग कवर कर लेता है कि जितनी आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के लिए चाहिए होती है, ठीक है? अगर आपने नेटवर्किंग सीखनी है, आप सीसीएनए कर लो, आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के लिए तैयार हो। इस हद तक आपकी नेटवर्किंग हो जाती है कि आप सीख सकते हो साइबर सिक्योरिटी को, ठीक है? अब इसमें किस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पास नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आईपीज़ क्या होती हैं, लेकिन मैं बल्कि स्टेप बाय स्टेप चलूँगा ताकि आप लोग हो सकता है कुछ लोग इसी पैटर्न पे चल रहे हों तो उनके लिए मसला ना बने। आप नेटवर्क देखते हो, नेटवर्क क्या है? उसके अलावा आप ओएसआई मॉडल देखते हो। ये ओएसआई मॉडल जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ बताता है कि आपका डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरी जगह। मैं अपने फ़ोन पे बैठ के एक मैसेज कर रहा हूँ हेलो, किसी दूसरे बंदे को भेज रहा हूँ। मेरे यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करने से, सेंड पे क्लिक करने से लेकर उस बंदे तक पहुँचने तक जो-जो स्टेप्स होते हैं, वो सब कुछ हमारे पास ओएसआई मॉडल हमें बता रहा होता है। ठीक है? उसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल है टीसीपी आईपी मॉडल। ये करना होता है एक्चुअल में हमारे पास ओएसआई मॉडल जो होता है ना, वो एक रेफरेंस मॉडल है। यानी कि ये एक्चुअली में हमें एक्चुअल में जो रियल लाइफ़ है ना, उसके अंदर ओएसआई मॉडल पे काम नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ़ हमें एक रेफरेंस देता है कि हाँ, इस यहाँ पे इस लेयर पे ये हो रहा है, उस लेयर पे वो हो रहा है, वगैरह-वगैरह। ये समझ लो हमें एक रेफरेंस दे रहा है। एक्चुअल में हमारे पास जितना भी डेटा काम कर रहा होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, सब कुछ हो रहा होता है टीसीपी आईपी मॉडल। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल मॉडल है। ये एक रेफरेंस मॉडल है इसको समझने के लिए। टीसीपी आईपी मॉडल इतना मुश्किल है कि उसको आप डायरेक्टली नहीं सीख सकते। उसको सीखने के लिए पहले आपको ओएसआई मॉडल सीखना पड़ता है। ओएसआई मॉडल जब आप सीख लेते हो, उसी की चीज़ें टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर होती हैं और वो फिर आप ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है? तो आप नेटवर्क के बारे में जानते हो, नेटवर्क डिवाइसेज़ क्या होती हैं, वगैरह-वगैरह, ओएसआई मॉडल देखते हो, टीसीपी आईपी मॉडल देखते हो, फिर आप पोर्ट्स देखते हो, पोर्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद आप प्रोटोकॉल्स देख रहे होते हो कि ऐसे कौन से रूल्स हैं कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जो कि इंटरनेट पे लगाए गए हैं कि जिसके खिलाफ नहीं हम जा सकते। साफ ज़ाहिर-सी बात है ना, वैसे प्रोटोकॉल्स मौजूद होंगे इंटरनेट में कि जो इंटरनेट को मेंटेन कर रहे होंगे। वरना तो वो एक अजीब-सी वो सूरत-ए-हाल हो जाएगी ना, अगर प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे। कोई भी बंदा कोई भी वेबसाइट मैलिशियस बना के डाल देगा और हर बंदे को हैक कर रहा होगा और हर बंदे का डेटा उड़ा रहे होंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं अगर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लो, किसी भी स्कूल में ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और आप अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलती है या फिर आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। ठीक है? तो आपको उन रूल्स के मुताबिक चलने पे ही स्कूल में रखा जाता है। उसी तरह ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं ऐसे कि जिसकी मदद से जो है इंटरनेट को सँभाला जा रहा होता है, नेटवर्क्स को सँभाला जा रहा होता है। एक तरह से ये आपको प्रोटेक्शन देने के लिए है। एक तरह से ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए, नेटवर्क मेंटेन करने के लिए, एक फ्रेमवर्क खड़ा करने के लिए। ठीक है? तो इसमें हमारे पास ये चीज़ है। उसके अलावा आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? अब उसके अलावा हमारे पास आ जाती है आईपी एड्रेसेस क्या होती हैं? किसी भी सिस्टम ये चीज़ आप सीखोगे, मैं बस हल्का-हल्का सा टच कर रहा हूँ कि किसी भी सिस्टम की ना एक एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस है ना, तो उसी तरह एक आपके डिवाइसेज़ का भी एड्रेस होता है, जो बताता है कि हाँ, ये वाली डिवाइस
इस जगह पे मौजूद है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, उससे पता चल जाता है ये बंदा मुज़फ़्फ़राबाद में इस जगह पे रहता है। उसी तरह आईपी एड्रेस होता है जो बताता है कि आपकी जो डिवाइस है, वो किस जगह पे है, ठीक है? आईपी एड्रेस हो गया, फिर उसके बाद सबनेटिंग आ जाती है, ठीक है? सबनेटिंग भी हमारे पास है। ये मैं बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में नहीं देख रहा, मतलब ये डिपेंड करता है आप कैसे सीख रहे हो। हो सकता है कि आप नेटवर्किंग के बाद जो है ओएसआई मॉडल करो, ओएसआई मॉडल करने के बाद आप आईपी एड्रेस कर रहे हो, फिर सबनेटिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल्स कर रहे हो, पोर्ट्स कर रहे हो, टीसीपी आईपी मॉडल एंड में कर रहे हो, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। बेहतर ये रहता है कि आप चैट जीपीटी से या फिर आप इवन नेट पे जब कोर्स कर रहे होगे, तो जिस रिदम में वो चल रहे हैं, आप उस रिदम में चल लो। क्योंकि हर बंदे का लर्निंग प्रोसेस अलग होता है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ नहीं आती, दूसरी चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। तो ये चीज़ें तो ये कुछ चीज़ें थी जो नेटवर्किंग की बेसिक्स हैं। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये नेटवर्किंग की बेसिक्स हैं। ये आपको मस्ट आनी चाहिए, आप साइबर सिक्योरिटी की फ़ील्ड में आना चाहते हो, ठीक है? अच्छा जी, नेटवर्किंग हमारी हो गई है। हमने कहा जी नेटवर्किंग हमने कर ली है। उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है लिनक्स की बेसिक्स या ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि मैं बोलूँ लिनक्स की एसेंशियल्स। अब लिनक्स क्या है? जैसे हमारे पास विंडोज़ है, मैक ओएस है, वगैरह-वगैरह, उसी तरह एक लिनक्स है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम विंडोज़ यूज़ करते हैं ना अपने सिस्टम्स में मोस्टली लोग। तो उसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप अपने सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हो। तो इसकी बेसिक्स सीखनी पड़ती हैं हमें, लिनक्स की बेसिक्स। अब लिनक्स की बेसिक्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो लिनक्स के बारे में, कि ये लिनक्स है क्या है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब विंडोज़ के अंदर जिस तरह विंडोज़ 7 होती है, विंडो 10 होती है, विंडो 11 होती है, उसी तरह लिनक्स के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जिसको डिस्ट्रोज़ बोलते हैं, ठीक है? विंडोज़ में तो हम बोल देते हैं ना विंडो 7 है, 10 है, 11 है, कुछ भी है, विंडो 8। लिनक्स में हम बोलते हैं कि ये इसके डिस्ट्रोज़ हैं, जैसे काली लिनक्स, उसके बाद उबुंटू है, आर्च लिनक्स है, उसके अलावा और ढेरों-ढेर है, पैरेट है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट मकसद है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है डिफरेंट पर्पज़ के लिए लिनक्स के अंदर। कुछ ऐसे होंगे जो नॉर्मल यूज़र के लिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि सिक्योरिटी वाले बंदों के लिए होंगे। तो थोड़ी-सी बेसिक्स जाननी होंगी कि काली लिनक्स के ये लिनक्स के रिलेटेड कि क्या होता है काली लिनक्स या लिनक्स क्या होता है और इसके क्या-क्या वेरिएंट्स हैं और क्या पर्पज़ है वगैरह-वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इंस्टॉलेशन। आपने उसको इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है ये आप एक वर्चुअल मशीन पे जो है ना इंस्टॉल कर रहे होते हो। एक ऐसी मशीन होती है जो एक्चुअली में एग्ज़िस्ट नहीं करती है, लेकिन आप अपने सिस्टम पे उसको ना चला रहे होते हो। समझ लो आपका विंडोज़ का सिस्टम भी चल रहा होता है और उसके अंदर ही आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हो। अब वो कैसे करना है, वो आप आहिस्ता-आहिस्ता देखोगे खुद। इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद फिर आ जाती है नेक्स्ट स्टेप। जब आपने इंस्टॉलेशन कर ली है, फिर आप करते हो सबसे पहले फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। कि आप कैसे उसके अंदर फ़ाइल्स के अंदर जा सकते हो, फ़ोल्डर्स के अंदर जा सकते हो, कैसे फ़ाइल क्रिएट करते हैं, कैसे फ़ाइल एडिट करते हैं, फ़ोल्डर एडिट करते हैं, वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। हमारे पास 15 मिनट हैं, उसके बाद हमारी कॉल एंड हो जाएगी। बहरहाल, मैं थोड़ी जल्दी करता हूँ। फ़ाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, कैसे फ़ाइल्स, फ़ोल्डर्स वगैरह के अंदर जा सकते हैं, सही है? उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट चीज़ हमारे पास परमिशन मैनेजमेंट। कि आप अपने फाइल्स, अपने सिस्टम पे क्या-क्या परमिशंस लगा सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो उसको, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास अम, नेटवर्क मैनेजमेंट। आप अपने नेटवर्क को कैसे मैनेज करोगे उसके अंदर। उसके अलावा वेब सर्वर मैनेजमेंट, कुछ डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर्स होते हैं काली लिनक्स के अंदर,
उसको आप कैसे मैनेज करते हो। आपके पास आ जाता है पैकेज मैनेजमेंट आ जाता है। और इसी तरह की और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बताने का ये मकसद है कि ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाहते हो। ये प्री रिक्विजिट्स हैं। आप पहले नेटवर्किंग सीखोगे और उसके साथ-साथ आप काले लिनक्स की बेसिक्स सीख रहे होगे। बेसिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। इसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास कॉल का टाइम कम है, क्योंकि वो फिर पेड सर्विसेज़ के लिए वो कह रहा है। लिनक्स की बेसिक्स हमने कर ली है जी। हमने नेटवर्किंग भी सीख ली है, हमें लिनक्स की बेसिक्स भी आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग में क्या कुछ आ जाता है? इसमें आप जो है वेब स्कैनिंग भी कर रहे होगे, यानी वेबसाइट को स्कैन करना कि उनमें क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम किसी भी वेबसाइट को, कैसे हैक कर सकते हैं। उसके अलावा नेटवर्क स्कैनिंग आ जाती है, कि कैसे आप नेटवर्क को स्कैन करते हो, ये जो राउटर्स लगे हुए हैं, ये वाई-फाई लगा हुआ है आपका और मज़ीद नेटवर्क डिवाइसेज़ लगी हुई हैं, इसको कैसे स्कैन करते हैं। जो डिवाइसेज़ नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जैसे आपका मोबाइल है, आपके लैपटॉप्स हैं, इन सबको कैसे स्कैन करते हैं कि कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ना हो कि जिसकी वजह से ये सारे हैक हो सकें, ठीक है? अभी आप एक्चुअल में हैकिंग सीख रहे हो, एथिकल हैकिंग, ठीक है? कैसे हैक करते हैं। उसकी वजह क्या है? आपको अगर ये पता होगा कि कोई भी हैकर कैसे आपके सिस्टम को हैक करता है, तो आप खुद को उससे बचा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वो कैसे हैक करता है, तो आपको खुद को बचाने के चांसेस कम हैं। साइबर सिक्योरिटी में ना सिर्फ आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो, बल्कि हैक करना भी सीखते हो कि कैसे आप जो टेक्नीक सीख रहे हो, जो हैकर्स यूज़ करते हैं, उससे आपने कैसे खुद को बचाना है। अब वेब स्कैनिंग है, नेटवर्क स्कैनिंग है, अब इसमें फुटप्रिंटिंग आ जाती है। फुटप्रिंटिंग भी हमारे पास एक तरह की स्कैनिंग ही होती है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आ जाती है। फुटप्रिंटिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मिलती-जुलती चीज़ है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ओवरऑल जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपका टारगेट है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो कि ये बंदा कौन है, किधर रहता है, इसका सिस्टम क्या है, वगैरह-वगैरह। इसकी मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, एक एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, एक पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, लेकिन वो आगे की चीज़ें। फ़िलवक़्त आप ये चीज़ें देख रहे हो कि प्री रिक्विज़िट्स क्या हैं, क्या कुछ आपने सीखना होगा। उसके अलावा आप एक्सप्लॉइट सीख रहे होगे कि कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई भी वल्नरेबिलिटी आपको मिल गई है, कोई भी वीक पॉइंट मिल गया, उसको आपने कैसे एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है? वो चीज़ भी आप देख रहे होगे। उसके बाद हमारे पास मज़ीद नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाती है, वेब स्कैनिंग हो गई, नेटवर्क स्कैनिंग हो गई, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गई। हम कहते हैं एथिकल हैकिंग में आप और भी बहुत सारी चीज़ें, अब ये जो मैंने ये टर्मिनोलॉजीज़ लिखी है ना इधर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर इवन वाई-फाई हैकिंग भी आती है, कि वाई-फाई कैसे हैक होता है। इस तरह और भी इसमें आ जाती है, पैकेट्स कैसे कैप्चर करते हैं, किसी की लोकेशन कैसे निकालते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, जो कि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं डिस्कस कर सकूँगा। मेबी नेक्स्ट टाइम हम उस बारे में बात करेंगे कि क्या बनता है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो ये एथिकल हैकिंग थी। एथिकल हैकिंग के अंदर हमारे पास वेब स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, एक्सप्लॉइट्स वगैरह-वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? हमने नेटवर्किंग भी सीख ली, लिनक्स की बेसिक्स भी सीख ली, एथिकल हैकिंग भी सीख ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? ये जो नेक्स्ट स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप आप लोग अभी कर रहे होगे, अभी सीख रहे होगे ऑलरेडी। और वो क्या है? वो है प्रोग्रामिंग, कि कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होगे। अब आप चाहे सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग सीख लो, आप पाइथन सीख लो, आप जावास्क्रिप्ट सीख लो, कोई भी सीख लो। कोई सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो कोड का।
कि कोडिंग कैसे होती है, ठीक है? अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए, आपने प्रोग्रामिंग भी सीख ली, एथिकल हैकिंग भी, उसके बाद काली लिनक्स की बेसिक्स और उसके बाद नेटवर्किंग, ये 4 चीज़ें आपने कर दी हुई हैं। अब आप कह सकते हो कि यार मैं साइबर सिक्योरिटी का बंदा बन गया हूँ। अब मैंने साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें सीख ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? साइबर सिक्योरिटी में तो आ गए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में काम क्या करेंगे? उसके लिए फिर हमारे पास आ जाती हैं फील्ड्स। अब साइबर सिक्योरिटी में क्या फील्ड्स आती हैं, डिपेंड करता है किस चीज़ पे। सबसे पहली चीज़, हमारे पास हैकर्स कितनी कितनी तरह के होते हैं। एक व्हाइट हैट हैकर होता है, एक ब्लैक हैट हैकर होता है। व्हाइट हैट हैकर वो होता है कि जो डेटा को सिक्योर करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है, जो अभी हमने ऊपर बातें की थी, ठीक है? इसका काम वो होता है। एक होता है हमारे पास ब्लैक हैट हैकर, ठीक है? इसका काम ये होता है कि ये अपने मफाद के लिए लोगों के सिस्टम को हैक कर रहा होता है, अपने फ़ायदे के लिए, पैसों के लिए, किसी को धमकाने डराने के लिए, कुछ भी, अपने मफाद के लिए जो है ना हैक कर रहा होता है। आप लोग बनोगे ये वाले हैकर, ठीक है? आप लोगों ने ये वाला नहीं बनना। ये तो जनरली हमारे पास एक वो परसेप्शन बन गया ना कि कोई भी बंदा आता है बोलता है मैं साइबर सिक्योरिटी में, तो अगला बंदा पहली चीज़ ये पूछता है, भई आईडी हैक कर लेते हो आप? फेसबुक की आईडी, इंस्टा की आईडी हैक कर लेते हो आप? तो मतलब वो एक जनरल नोशन बन गया हुआ हमारा कि जो हैकिंग होती है ना, वो बस ये हैकिंग होती है। वो एक्चुअल में ब्लैक हैट हैकिंग होती है। अभी भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, अ, इवन दो अभी मतलब खत्म होने वाला है और अभी भी लोग आ रहे हैं। बहरहाल I'm so sorry, brother. कोई मसला नहीं, क्या कह सकते हैं हम, बड़े लोग हो आप। अच्छा, हमारे पास नहीं, एक व्हाइट हैट but हैकर और दूसरा ब्लैक हैट हैकर, ठीक है? और जिसने वो सवाल किया हुआ है कि आप हैकर बन गए हो, तो ऑफ कोर्स मैं अगर इधर पढ़ा रहा हूँ तो मैं सीख चुका होऊँगा कुछ ना कुछ, तभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो व्हाइट हैट हैकर, अब इस व्हाइट हैट हैकर के अंदर ना आपके पास आ जाती हैं कैटेगरीज़। आप हैकर तो बन रहे हो, लेकिन किस तरह का हैकर बन रहे हो? यहाँ पे हमारे पास हम फ़ील्ड्स डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अंदर आ जाती हैं फ़ील्ड्स 2 तरह की, कैटेगरी वाइज़, रेड टीम, ब्लू टीम, ठीक है? अब रेड टीम जो होती है ना, उसका काम है ऑफ़ेंसिव और ब्लू टीम का काम है डिफेंसिव। क्या मतलब है? रेड टीम वाला बंदा सिस्टम्स को हैक कर रहा होगा, उसके अलावा इसने सिस्टम के अंदर घुसना है किसी तरह। इसका काम ही हैक करना है, ये सिस्टम्स के अंदर घुसेगा, ये जो-जो वल्नरेबिलिटीज़ इसको मिल रही होंगी, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। ज़हन में फिर सवाल आता है ना कि भई ये कैसा व्हाइट हैट हैकर है कि जो सिस्टम्स को हैक कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये तो ब्लैक हैट वाले काम हैं। तो इसका एक्चुअल में काम जो है सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करना, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल ना करना। ये अगर कोई हैक करके कोई एक्सप्लॉइट निकाल लेता है, कोई वल्नरेबिलिटी निकाल लेता है, इसका काम ये है कि ये रिपोर्ट करेगा फिर कि भई आपके सिस्टम में, आपकी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है, आप इसको ठीक कर दो। इसका काम ये नहीं है कि उसने हैक कर लिया है तो बस वेबसाइट इसकी तो अब ऐश करेगा, ठीक है? डिफेंसिव साइड का ये काम होता है कि इसने ये जो रेड हैट वाला हैकर है, ये जो ये काम कर रहा है, ये जो एक्सप्लॉइट कर रहा है सिस्टम्स को, इससे बचाना है इसने, ठीक है? ये जो रेड हैट हैकर एक्सप्लॉइट कर रहा है, वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसने इस चीज़ से बचाना है। इसने ऐसी दीवारें खड़ी करनी है कि कोई भी बंदा जो है ना उस डिफेंस सिस्टम के अंदर ना घुस सके। ये ब्लू टीम का काम है। अब इसके अंदर क्या फ़ील्ड्स आ जाती हैं? रेड टीम के अंदर सबसे पहली आ जाती है फ़ील्ड जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स। इनका काम होता है सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करना, वल्नरेबिलिटीज़ निकालना, रिसर्च करना कि यार मैं इस सिस्टम पे रिसर्च करता रहूँ कि नई वल्नरेबिलिटी तो नहीं निकल रही इसके अंदर। मैं इसको एक्सप्लॉइट करके देखूँ एक्सप्लॉइट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनका ये काम होता है, ठीक है? पेनिट्रेशन टेस्टर का। उसके अलावा आ जाते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर्स। इनका काम ये होता है कि कोई भी नया एक्सप्लॉइट अगर हमारे पास आ रहा है, उसके ऊपर सर्च करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर पहले कोई अगर वल्नरेबिलिटी नहीं है,
इनका काम है कोई वनरेबिलिटी ढूंढना, कोई मसला अगर निकल रहा है उसको ढूंढें और वो मसला ढूंढ के ये फिर रिपोर्ट करें कि ये मसला आ रहा है। उसके बाद हमारे पास वैसे इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। मोस्ट कॉमनली हम इसको बोलते हैं बग बाउंटी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऑनलाइन बग बाउंटी से पैसे कमाते हैं लोग, तो वो एक्चुअली में यही कर रहे हैं। वेबसाइट्स ने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने इस चीज़ की ऑफर लगाई होती है कि आप हमारी वेबसाइट्स को हैक करें, हम आपको पैसे देंगे उस चीज़ के। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रिसर्चर्स का ही काम आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ और कौन सी फील्ड्स है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं रेड टीम ऑपरेटर्स। समझ लो जो बंदा पेनिट्रेशन टेस्टर बन गया है, ठीक है, उसने सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करना सीखा हुआ है और बाकी सब कुछ, और वो सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करता है, ये एक लार्ज स्केल पे आ जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जब आप काम करते हो, आप बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हो, तब आप एक रेड टीम ऑपरेटर बन जाते हो। ठीक है, आप ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे होते हो ना कि आप किसी भी कंपनी का जो है पूरा डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर रहे होते हो कि ये हैकेबल है कि नहीं है। ठीक है, और भी मजीद फील्ड्स हैं। ठीक है, आपका जो पहला टास्क होगा उसके अंदर ये चीज़ होगी कि आप लोगों ने फील्ड्स बतानी होंगी कि क्या फील्ड्स और हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट टास्क भेजूंगा आज। डिफेंसिव साइड पे आते हैं। इसमें जो सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है हमारे पास सॉक एनालिस्ट। किसी का कोई सवाल है? हाँ अली रजा, क्या हुआ? हाँ, आपके पास 3 मिनट्स रह गए, ठीक है ना? हाँ कोई इशू नहीं है, मैं दूसरे उससे ना जीमेल से जो है दोबारा मीटिंग स्टार्ट करके ना लिंक भेज दूंगा। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करना क्योंकि सवाल जवाब भी करने हैं ना इन्होंने। सवाल जवाब मैं कहता हूँ आप ग्रुप में कर लें, यहाँ पर आप सेशन अपना कंटिन्यू रखें, बट जो क्वेश्चंस है ना वो आप ग्रुप में वहाँ पे कर लें। चलो सही है। अब वैसे है नहीं यार, वैसे सही कह रहे हैं, बेहतर यही है कि इधर करें। थोड़ा वो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है ना ऐसा। आप लोग अभी क्योंकि ये खत्म होने वाली है ना, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर सब हैं भी नहीं है ना। कोई इशू नहीं है। जो आए जिन्होंने पढ़ना था वो आए, जिन्होंने नहीं पढ़ना था वो नहीं आए। तो मैं यहाँ पे अभी ये करूंगा, मैं अभी जैसे आपकी बेस्ट लगे। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। अभी एंड करता हूँ, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बस 5 मिनट ओके, में इस ओके, सेशन को खत्म करूंगा। उसके बाद आप लोग अपना सवाल कर लेना। ठीक है, ओके हो गया? ओके। ठीक है, मैं इसको अभी खत्म कर रहा हूँ मीटिंग को, अभी मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, दूसरी लिंक भेजूंगा। ओके, मैं फिर कॉल काट रहा हूँ। अब्दुल्ला ख्वाजा, आपका माइक ऑन है। ओ चिपक काली काली
नहीं उठा रही कॉल। आप अब्दुल्ला जाओ मेरे ख्वाजा को। आपका ओए माई रत कौन है? रति क्यों चल जा। मैं बेबी जाओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला जाओ ना जाओ। ख्वाजा आपका माई कौन है? ओह शिट। सर मेरा ख्याल है अभी 14 बंदे हैं, बाकी किधर चले गए? गायब क्यों हो गए? जल्दी जल्दी खत्म करूं। बस 2-3 बंदे और 20 बंदे हो जाए। हेलो। जी जी। ओके ओके। चलो जी, काफ़ी हो गए बंदे तो। हम बस अभी एंड में बिल्कुल, उसके बाद हम जो है ना सवाल जो आपके सेशन पे जाएंगे। हम डिफेंसिव साइड की बात कर रहे थे, हमने ऑफेंसिव साइड का कहा है कि इनका काम है सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, यानी कि इन्होंने सिस्टम को अंदर घुसना है, किसी तरह वो सुराख ढूंढना है कि जिसकी वजह से जो है, जिसकी मदद से जो है ना सिस्टम के अंदर घुस सके। इनका काम ये था। अब उसमें डिफरेंट लोग थे, पेनिट्रेशन टेस्टर्स थे, सिक्योरिटी रिसर्चर्स थे, उसके बाद रेड टीम ऑपरेटर्स थे, और इस तरह की बहुत सारी और फील्ड्स भी हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे डिफेंसिव साइड पे। अब डिफेंसिव साइड क्या है कि ऑफ कोर्स इन्होंने प्रोटेक्ट करना है, इन्होंने ऐसी शील्ड्स खड़ी करनी है, ऐसी फायर वॉल्स खड़ी करनी है कि जिसकी मदद से जो है ये रोक सकें इस चीज़ को कि ये जो रेड टीम करना चाह रही है, ये जो हैकर्स एक्सप्लॉइट करना चाह रही हैं, जो सुराख ढूंढ रहे हैं जहां से अंदर घुस सकें, उससे बचाना है। इनका काम ये है, ऐसी दीवारें खड़ी करनी है इन्होंने। अच्छा, अब सबसे पहली फील्ड जो डिफेंसिव के अंदर आती है वो आती है सॉक एनालिस्ट। सॉक आता है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, किसी का माइक ऑन है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये बाहर ही हो गया। बहरहाल इसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। ठीक है, और इसमें 3 लेवल्स आ जाते हैं। 3 लेवल के बंदे होते हैं इसमें, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, एक का काम होगा मॉनिटरिंग करना, दूसरे का काम होगा कि अगर कोई मसला आ जाता है, कोई किसी बंदे ने अटैक कर दिया है, तो उस सूरत में जो है उसको एनालाइज करना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, एक मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई मसला आ रहा है, ये अगले को बता रहा है। अगले का काम ये है उसके ऊपर कंप्लीट रिपोर्ट बनाना और देखना कि ये मसला आ रहा है तो हमने क्या करना है अब। ये आगे मज़ीद कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर लेवल 3 वाले आ जाएँगे, ये मज़ीद डीपर इंस्पेक्शन करेंगे कि ये किस फ़ाइल की वजह से हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है या हो सकती है। ये भी एक तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे, तीनों कर रहे होते हैं, लेकिन पहला जो है अगर लेवल 1 है, वो थोड़ा कम स्केल पे कर रहा होगा, वो ऊपर-ऊपर से देख रहा होगा।
लेवल 2 वाला होगा वो ज़्यादा बेहतर देख रहा होगा और अच्छे से देख रहा होगा, रिपोर्ट्स बना रहा होगा कि क्या मसला आ रहा है, क्यों आ रहा है। लेवल 3 वाला होगा ये इवन उन अटैक्स को भी देख रहा होगा कि जो हो सकते हैं, अभी हुए भी नहीं है। ऐसी फाइल्स को देख रहा होता है, ऐसे लॉग्स को देख रहा होता है कि जिसकी मदद से इसको पता चल सके कि अटैक हो सकता है यहाँ से, ठीक है? उसके बाद इसमें नेक्स्ट फील्ड आ जाती है थ्रेट इंटेलिजेंस। ये बहुत फेमस फील्ड है, इवन पाकिस्तान में तो खैर कुछ ज़्यादा ही फेमस है। उसकी वजह ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जंग हुई, ठीक है? तो पता चल गया ना पाकिस्तान को कि अब इंडिया हमारे जो सिक्योरिटी सेंटर्स हैं, उन पे अटैक करेगा। हमारे जो आर्मी के एरियाज़ हैं या कुछ भी हैं, आर्मी के सेंटर्स हैं, उन पे अटैक करेगा। इनको पता है किन-किन चीज़ों पे अटैक कर सकते हैं वो। ये वो सारे पॉसिबल अटैकिंग वेक्टर्स देख रहे होते हैं कि इन-इन जगहों पे हमारे पास अटैक हो सकता है और हमने कैसे उसको रोकना है। ये समझ लो कि ये सॉक एनालिस्ट्स के साथ जुड़े होते हैं। मैं एनालिस्ट भी लिख देता हूँ क्योंकि सॉक एनालिस्ट बनते हो आप। तो ये थ्रेट इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं इस चीज़ को, कॉन्स्टेंटली ये चीज़ देख रहे होते हैं कि कोई थ्रेट तो नहीं है, चाहे वो किसी बंदे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर वो पूरी कंट्री को, जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में हो। इसकी एक और एग्जांपल है, अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे लें, एक बंदे की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई हरासमेंट का केस आता है, कोई लड़की कंप्लेन कर देती है और कि इस तरह हरासमेंट हुई है, कुछ भी हुआ। अब क्या होगा, इंटेलिजेंस वाले बंदे जो होंगे वो उस चीज़ पे लग जाएंगे कि कौन बंदा है ऐसा कि जो ये सब कुछ कर रहा है, उसकी लोकेशन निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। यानी इनका काम है ढूंढ के निकालना कि कहाँ से मसला बन रहा है, कौन मसला कर रहा है या मसला कर सकता है, ठीक है? तो ये था हमारे पास थ्रेट इंटेलिजेंस। इसके अलावा एक लास्ट फील्ड हम देख रहे हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू कर दूंगा। ये इतनी बड़ी डिस्कशन है ये पूरी साइबर सिक्योरिटी पे कि वही बात है कि दरिया को कूजे में भरने की कोशिश करने वाली बात है। तो लास्ट डिफेंसिव हम देख लेते हैं, मेलवेयर एनालिसिस, या मेलवेयर एनालिसिस को छोड़ो, आईआर, आईआर टीम्स, इंसिडेंट रिस्पांस टीम। इनका काम ये होता है, अब देखो जब हम सॉक एनालिस्ट की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, वो मॉनिटर कर रहा है, दूसरा रिपोर्ट बना रहा है और तीसरा पता कर रहा है कि मसला कहाँ से आ रहा है। अब किसी बंदे का सिस्टम हैक हो गया, किसी कंपनी का सिस्टम हैक हो गया, तो अब वो क्या करेगा, वो मॉनिटर करता रहेगा, सिर्फ देखता रहेगा कि ओह हाँ इधर से मसला आया है, इधर से मसला आया है, इधर से मसला आ सकता है। नहीं, अब अगर किसी बंदे ने हैक कर दिया है, उसके लिए एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम तैयार होगी कि फौरन जो है इन लोगों ने क्या करना है, इन्होंने सर्वर्स को बंद करना है, इन्होंने बैकअप सर्वर्स बनाने हैं, इन्होंने फायरवॉल्स खड़ी कर देनी है। यानी ये लोग इनका काम ही यही है कि अगर ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि कोई चीज़ ब्रीच हो जाती है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, इंटेग्रिटी हो या अवेलेबिलिटी हो, तीनों में से कोई भी चीज़ ब्रीच हो जाती है, तो इन्होंने उसको संभालना होता है। अब क्या करना है इन्होंने, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ फील्ड्स थी, डिफेंसिव साइड पे और ऑफेंसिव साइड पे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ सेशन, हालाँकि अभी मैं घंटों इस पे बात कर सकता हूँ, मज़ीद चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन चलो पहला सेशन था, मेरा ख़्याल है पहले सेशन के हिसाब से काफ़ी है। तो बाकी अब हम क्वेश्चन आंसर के उस पे चलते हैं। आप लोग मेरे से सवाल वगैरह करो, मैं उसके जवाब दूँगा आपको, ठीक है? तो आप यहीं पर कर रहे हो क्वेश्चन वगैरह? हम इधर ही कर रहे हैं। ओके, चलें। जी सो सर, बोलना। ओके ओके। आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। क्या एआई साइबर क्राइम को प्रिडिक्ट कर सकता है? साइबर क्राइम को प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं, मतलब अभी क्राइम्स को। मतलब साइबर क्राइम्स को ना हम्म। उम, कह सकते हैं कि अभी एआई इस हद तक तेज़ नहीं हुआ कि वो साइबर क्राइम्स को डिटेक्ट कर सके। हो सकता है कि यहाँ पाकिस्तान से बाहर निकल के ऐसी चीज़ें हो रही हों, लेकिन क्योंकि एआई खुद वल्नरेबल है। एआई में आए दिन कोई ना कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी निकल आती है कि वो लोग एआई को ही ब्रीच कर रहे होते हैं, ठीक है? एआई की मदद से हम ऑटोमेटेडली देख सकते हैं, ऐसे टूल्स भी हैं, जैसे ज़ैप है। ये ऐसा टूल है, ये आपको बता देगा इस वेबसाइट के अंदर ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं।
तो एआई ओके ये चीज़ कर सकता है। वो वल्नरेबिलिटीज़ का बता सकता है आपको कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ एआई कर सकता है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ज़ैप हो गया, नेसेस हो गया, वगैरह-वगैरह, बहुत सारे टूल्स हैं। तो तो मतलब 90% चांस है कि कर सकता है। हाँ, कर सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक एआई नहीं कर सकता। जैसे हम कैप्चर द फ्लैग में इस दफ़ा कम्पीट किया हमने, तो उन्होंने तो मतलब हमें बोल दिया आप एआई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वो एआईज़ फ्लैग कैप्चर नहीं कर पाए, वल्नरेबिलिटी नहीं निकाल पाए? कुछ निकाली उन्होंने, कुछ नहीं निकाल सके। उसकी वजह ये होती है कि हमेशा साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ओके हमारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, लेकिन एआई कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। तो ओके उसके लिए तो हमेशा ह्यूमन हुँ। तो अगर हम लोग साइबर क्राइम्स में एआई को यूज करें तो इज इट इलीगल और लीगल? लीगल है, 100 लीगल है। मैं यही चीज़ तो आपको बता रहा हूँ कि एआई टूल्स ऐसे हैं भी कि जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ज़ैप है, वेबसाइट्स को स्कैन करने के लिए कि उसमें क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ है। एआई आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि लीगल नहीं है, तो वो बेस्ट है, आप साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है। एआई इज़ योर बेस्ट टीचर, ठीक है? ओके यस। ओके किसी और का सवाल है अगर? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, my question is that how much time do we need to be at the stage of ethical hacking as a beginner? एथिकल हैकिंग, यार पता है क्या, इसको सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका साइबर सिक्योरिटी में आने का ना, सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि आप नेटवर्किंग करो और उसी के साथ-साथ Hmm. आप लिनक्स सीख रहे हो। मैंने भी ऐसे ही सीखी थी। एक तरफ मैं नेटवर्किंग की क्लासेस ले रहा था और साथ-साथ में लिनक्स के मतलब एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्स था। उसमें पहले लिनक्स की बेसिक्स सिखाई थी और उसके बाद एथिकल हैकिंग सिखाई थी। तो आप साइड बाय साइड भी रख के इसको अगर करते हो, ये सबसे बेस्ट रहता है। साथ-साथ नेटवर्किंग का एक टॉपिक कर लिया, साथ-साथ आपने Okay. लिनक्स कर ली, फिर उसके बाद एथिकल हैकिंग सीख ली। तो इसमें अगर टाइम फ्रेम देखा जाए, हर बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज टाइम स्पैन जो आपको लगेगा ना, जो आपको देना चाहिए, एट Yes, लीस्ट sir. 2 महीने तो आपको देने चाहिए कि जो आप प्रॉपर एथिकल हैकिंग को दे रहे हो। 3 महीने बेस्ट है, जो आप दो अगर, तो वो तो बेहतरीन है। Yes, sir. जितना आप सीखोगे मज़ीद आपके लिए आसानी आगे, ठीक है? और ओके किसी का ओके सवाल? अब्दाल Sir, yes, आप sir. हाँ, क्वेश्चन करें। जी, जी। एक और क्वेश्चन है कि इसके लिनक्स या साइबर सिक्योरिटी में हमें क्या हाई प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए होती हैं? नहीं, मैंने यही बात बताई कि मैंने ऊपर कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन नहीं की थी, बिल्कुल एंड में जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन की मैंने। ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है? किसी ना किसी स्टेज पे Yes, sir. जाके आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ठीक है? तो Okay, sir. लेकिन बेहतर Thank ये you. रहता है, लेकिन ये बेहतर रहता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। अभी आप यूनिवर्सिटी में Yes, वैसे sir. भी सीख रहे होगे, ठीक है? Yes, sir. हुँ, और कोई सवाल? किसी का भी कोई भी सवाल है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेरे से पूछ सकता है। मेरा काम यही है कि मैं आपको जवाब दूँगा। सईदा सर हमीदा ने रेस आउट किया हुआ है। जी, जी। हाँ हाँ सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोगों को कौन सी लैंग्वेज मतलब स्टार्ट मतलब किस से स्टार्ट करना चाहिए, पाइथन से या सी प्लस प्लस? देखो सी प्लस प्लस जो है ना, उसका प्रैक्टिकल यूज़ केस बड़ा कम है, रियल लाइफ़ में। वो ओके गेम्स बनाने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए सी प्लस प्लस इस्तेमाल होती है। लेकिन जो बंदा सी प्लस प्लस सीखता है, सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं ना कि अगर आपने वो सीख लिए हैं, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है? उसके कॉन्सेप्ट्स ओके ऐसे हैं। फिर आपने सी प्लस प्लस कर ली, जैसे मैंने पहले सी प्लस प्लस सीखी थी। जब मैं पाइथन सीख रहा था, मुझे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पता थे। मैं सिर्फ सिंटैक्स सीख रहा था कि सिंटैक्स क्या है। ओके तो ओके बेहतर अभी यही है कि आपको यूनिवर्सिटी में भी सी प्लस प्लस सिखा रहे हैं, आप वो सीखो। जब आपके उस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है? उसके बाद आप ओके फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे शिफ्ट होना चाहते हो, पाइथन सीखना चाहते हो, आप पाइथन सीख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने जब सी प्लस प्लस सीख ली थी पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में अप्रॉक्सिमेटली 1 महीने के अंदर प्रोफिशिएंट पाइथन प्रोग्रामिंग भी सीख ली थी मैंने। 1 महीना लगा था मुझे पाइथन सीखने में प्रॉपर, ठीक है? ओके तो फिलहाल के लिए आप सी प्लस प्लस ही सीखो जो यूनिवर्सिटी में सिखा रहे हैं।
आपकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप बेशक जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो। ओके। ठीक हो गया? और किसी बंदे का कोई सवाल? इतने लोग हैं, 20-22 बंदे हैं। मेरा मेरा जी जी, पूछें। मैं आपने कल वो बताए थे ना 2-3 जो आपने अपने नेटवर्किंग का भी कोर्स बताया, आपने लिनक्स का भी कोर्स बताया, आपने एथिकल हैकिंग का भी कोर्स बताया, तो आपने काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए थे। बट जब आप इतने सारे ऑप्शंस दे देते हैं तो फिर हमारे लिए चूज़ करना मुश्किल है ना, तो आप अगर कोई अपनी तरफ से टॉप पे एक कोई बता दें। अच्छा, जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है ना, जिसको इंग्लिश अच्छी समझ आती है, वो बंदा नेटवर्क चेक से जो है नेटवर्किंग सीख ले। ठीक है? जिस बंदे की इंग्लिश इतनी तगड़ी नहीं है, वो बंदा आईटी के फंडे, ये यूट्यूब चैनल है, वो बहुत सिंपल इंग्लिश में बात करता है, आप उसकी वीडियो देखना। ठीक है? 2 चॉइसेस हैं आपके पास। जो प्रोफिशिएंट इंग्लिश वाला है, शुरू कर दे। इवन अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट है, आप जो है फिर भी आप आईटी के फंडे वाली वीडियोस देख लो। आप पता है क्या करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये दोनों की एक वीडियोस देख लो। नेटवर्क चेक की भी एक वीडियो देख लो, आईटी के फंडे की भी एक वीडियो देख लो। दोनों में से जो बेस्ट लगता है आपको, आप उसकी वीडियो देख के कंटिन्यू करो। पर्पस मेन आपका जो है ना, वो यानी फॉर एग्जांपल आपने नेटवर्किंग सीखनी है, उसके अंदर आपने क्या सीखना है, नेटवर्क सीखना है, आपने ओएसआई मॉडल सीखना है। अब ये जिधर से आपको समझ आती हो, आप चैट जीपीटी को बोलो मुझे बताओ कि मैं साइबर सिक्योरिटी में आ रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि मैंने कौन-कौन से नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है? बेसिक्स के अंदर। वो आपको वो कॉन्सेप्ट्स बता देगा कि ये टॉपिक्स हैं, ये आपने सीखने हैं। फिर आप कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो और उसके बाद फिर उधर से जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि ये लेक्चर यार इस बंदे की मुझे समझ आ रही है, इस टॉपिक की मुझे इस बंदे की समझ आ रही है। लेकिन मैंने 2 रिकमेंड किए थे, एक नेटवर्क चक और दूसरा आईटी के फंडे, ठीक है? किसी का मैसेज है, coursera से कोर्स ठीक है, गूगल का आईबीएम। यार कोर्सेज़ की कहानी कुछ ये है ना कि मैं कोर्सेज़ के कुछ हद तक खिलाफ हूँ, मतलब हर कोर्स के नहीं, लेकिन ये जो coursera पे और ये गूगल वगैरह ये जो कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका फ़ायदा नहीं होता। ठीक है? आप पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे मुताबिक इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्चुअल स्किल्स डेवलप करना शुरू करो, एक्चुअल स्किल्स डेवलप करो। ये coursera का कोर्स आपको उस तरह एथिकल हैकिंग नहीं सिखा रहा होगा। अभी मेरे पास कोर्स पड़ा हुआ है, इवन एथिकल हैकिंग का कोर्स पड़ा हुआ है ईसी काउंसिल का। बहुत मतलब बहुत बड़ा नाम है ईसी काउंसिल का एथिकल हैकिंग में, लेकिन वो कोर्स क्या है, प्रैक्टिकल कोर्स है ही नहीं है, सिर्फ बातें हुई हुई हैं। coursera में भी मोस्टली यही है कि मुझे तो एज सच कोई मज़े का कोर्स नहीं लगा coursera का, वरना उधर गूगल का है, गूगल साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है। उसके अलावा आईबीएम में भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, यूडेमी हो गया, उसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अली रज़ा, इस कोर्सेज वाली बात पर मैं भी थोड़ा सा इनको बताता चलूँ कि कोर्सेज का ये ना, आप जहाँ से भी कोर्स करेंगे ना, वो आपको मेनली उसका ना कंसेप्ट देंगे, आपको वो प्रैक्टिकली उस तरह से नहीं करवाएंगे जैसा आप घर बैठ के उसको टाइम देंगे ना, तो वो जस्ट आपको कंसेप्ट दे रहे होते हैं। तो आप लोग कोर्सेज करें, वहाँ से जस्ट आप लोग कंसेप्ट लें और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएँ। और जो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि आप लोग चैट जीपीटी से जाकर ले लें या जहाँ से भी। बट ये जो कोर्सेज है ना, coursera वगैरह हो गया, इधर से मैंने भी जितने कोर्सेज किए हैं ना, वो सिर्फ मेनली ऊपर से बता रहे होते हैं कि कंसेप्ट क्या है ऊपर से। तो ये चीज़ है। ऐसा ही है। और किसी बंदे का कोई सवाल? आप चाहे माइक पे बोल लो, आप नीचे चैट में लिख लो, जो माइक नहीं ओपन करना चाहता तो वो नीचे चैट में लिख दो, कोई मसला नहीं। कैन यू रिपीट कोर्स कहाँ से करें? रिपीट करें यार। पहले आप नेटवर्किंग कर लो। टाइप कर दें, टाइप कर लें, टाइप कर लें। क्या हुआ? साथ-साथ टाइप कर लेना। टैप कर लो। टाइप चैट में टेक्स्ट। वो तो ग्रुप में भी हो जाएगा। यहाँ पर आप लाइव जो पूछना चाह रहे हो ना सर से, वो आप यार वो पूछें, बाकी उसको तो ग्रुप में आवाज़ भी तो आ आ रही है ना यार, उसको आवाज़ तो आ रही है।
अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि obvious मैंने आपको बताया ना स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले नेटवर्किंग करनी है, फिर उसके बाद लिनक्स की बेसिक्स करनी है, फिर एथिकल हैकिंग करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है? और ठीक है भाई, सवाल करते ही जवाब मिल गया उनको। लेकिन मैं बाकी जिनके लिए जो है ना मैं बता देता हूँ दोबारा से। आपको मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले नेटवर्किंग है, फिर लिनक्स की बेसिक्स है, फिर एथिकल हैकिंग है और उसके बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखते हो लेकिन वो आप पहले से ही कर रहे हो, ठीक है? नेटवर्किंग की okay कोर्स की so जहाँ तक बात है, तो नेटवर्किंग का कोर्स आप कर सकते हो यूट्यूब से। यूट्यूब पे 2 चैनल्स हैं जो जिसकी इंग्लिश बहुत प्रोफिशिएंट है या जो बहुत तेज़ी से पिक कर सकता है, वो नेटवर्क चेक की वीडियो देख ले। उसके बाद आईटी के फंडे तो उसकी वीडियो काफ़ी अच्छी है। बस एंड कर रहे हैं। आखिरी 2 मिनट हैं, किसी ने कोई सवाल करना है तो मेरे से पूछ सकता है। आयशा कुरैशी इनका कोई क्वेश्चन है, चलें लास्ट क्वेश्चन पूछ लें आप। नहीं, माइक वापस म्यूट कर दिया इन्होंने। हाँ, इनबॉक्स में आ गया क्वेश्चन ब्रो। Can a firewall alone ensure complete network security or other measures are also needed? नहीं, ऐसा नहीं होता कि फायरवॉल्स अकेले ही जो है सारी सिक्योरिटी दे दे, क्योंकि इवन फायरवॉल्स के अंदर भी जो है ना मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई हो, तो वो तो फायरवॉल को भी बंदा ब्रीच कर लेता है। हैकर्स कॉन्स्टेंटली इस काम में लगे होते हैं कि कैसे हमने सिस्टम्स को ब्रीच करना है। ये जो मैंने आपको बताया ना सिक्योरिटी रिसर्चर्स है, इनका काम ये है कि मैं कोई ना कोई नया नया मसला निकालूँ इसके अंदर से, कि जिसको मैं ब्रीच कर सकता हूँ ताकि उसको पैच अप कर दिया जा सके। अब बात रही जहाँ तक कि अगर बिलफ़र्ज़ ऐसी फ़ायरवॉल है कि जो बिल्कुल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हुई हुई है, उसमें कोई मसला नहीं है। क्या वो अलोन हमारे पास पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जब ओएसआई मॉडल पढ़ोगे तब आप देखोगे कि आपका जो डेटा चल रहा होता है, आपका जो नेटवर्क बना होता है, ये सिर्फ़ एक जगह पे नहीं ऐसे चल रहा होता कि बस इंटरनेट है, नेटवर्क है, वाईफ़ाई की डिवाइसेज़ है, बस ये चीज़ें नहीं। इसमें बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। अब किसी भी लेयर पे कोई भी वल्नरेबिलिटी निकाल दी है, अब वो फायरवॉल तक कोई ना कोई पैकेट एक्सप्लॉइट कर दिया। ये फायरवॉल के अंदर जाते हुए कोई ऐसा पैकेट भेज दिया कि जिसकी वजह से जो फायरवॉल भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। फिर फिर तो पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, पूरा नेटवर्क ब्रीच हो जाएगा। तो हमारे पास फायरवॉल के होते हुए भी बहुत सारे सिस्टम्स ब्रीच हो जाते हैं। सही हो गया? फ्यूचर में यूज़ होगी तो ऐप स्कोप। यार ये वैसे सवाल मेरी फील्ड का नहीं है लेकिन चलो अब पूछ लिया है। यार ऐप डेवलपमेंट कहीं भी नहीं जाती। ऐप डेवलपमेंट भी है। वेब डेवलपमेंट का ये है कि थोड़ा-सा मसला है। वेब डेवलपमेंट में भी बिल्कुल ही सारी नौकरियाँ नहीं खा लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नौकरियाँ खाएँगे क्योंकि अभी भी मैं बैठ के जो है ना कोई भी वेबसाइट बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे कोर्स पे सर्टिफ़िकेशन देते हैं बहुत सारे हैं, जिस तरह यही है बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कोर्सेरा है, यूडेमी है। उसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ट्राई हैक मी है, उसके अलावा हैक द बॉक्स है, साइबररी है, उसके अलावा सिस्को है। तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म जो है ना कोर्सेज़ ढेर आपको सारे हैं ना। 1 मिनट, कोर्सेज़ ढेर सारे हैं ऑनलाइन, बट इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी वैल्यू है ना वो कोर्सेरा है। कोर्सेरा का लाइसेंस होता है। यहाँ पर यूएजे में यहाँ पर आती होती है उसकी वो स्कॉलरशिप आती होती है, तो वन टाइम आप लोगों को वो मिल जाता है 6 मंथ्स के लिए। तो वो जब आती है ना तो फिर हम लोग यहाँ पर ग्रुप में भी वो शेयर कर देंगे और आप लोगों को बता भी देंगे कि कैसे ज्वाइन करना है उसे। सो उनके कोर्सेज़ का जो सर्टिफ़िकेट होता है ना उसकी वैल्यू होती है। बाकी उसके अलावा काफ़ी वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ पर फ्री में भी आपको मिल जाएगा कोई भी कोर्स और उसका सर्टिफ़िकेट भी फ्री में मिल जाएगा, बट जो वैल्यू है ना ज़्यादा ना वो कोर्सेरा की है। तो यू कैन कंसल्ट विद अस जब वो आता है ना स्कॉलरशिप, तो फिर हम आप लोगों को बता देंगे उस टाइम। ओके, ओके, ओके। आयशा कुरैशी आपका कोई और सवाल भी है? बस ये लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर हम ख़त्म कर देंगे। सर एक और क्वेश्चन है, हुँ, हुँ। हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए?
आप एआई को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि आप एआई की मदद से साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो, स्टार्ट कर देंगे ना ठीक है? हाउ हमारी मतलब डिवाइसेस वो लोग बाद मतलब में आपके पास डिफरेंट जीपीटीज मौजूद है, चैट मैंने जीपीटी हो लाइव गया, रखना है क्लॉड ना, हो गया, मैंने जेमिनी हो लाइव गया। रखना है, रिक्वेस्ट कोई भेजूंगा कॉन्सेप्ट साथ आपको समझ नहीं आता, आप इस पे जाओ, जाके उसको बोलो मुझे समझा दे। अगर कोई फॉर एग्जांपल आप हैकिंग कर रहे हो और आपको नहीं पता कि कोई भी नया टूल आता है तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप जाओगे किसी भी जीपीटी पे, उसको जाके बोलोगे मुझे बताओ इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको बताएगा इस टूल को ऐसे यूज़ करते हैं। इस तरह मज़ीद अगर एआई की हम बात करें इंडस्ट्री लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो एआई की मदद से ही बने होते हैं। तो उनका काम यही होता है कि वो एक साइबर सिक्योरिटी के बंदे की मदद कर रहे होते हैं, हर लिहाज से। कुछ एआई टर्मिनल्स होते हैं जिसमें आप लिखते हो कि मैंने ये चीज़ करनी है और वो आपको वो सारा कुछ करके दे रहा होता है। कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप बोलते हो कि मैंने इस वेबसाइट को स्कैन करना है, वो पूरी वेबसाइट स्कैन करके दे रही होती है। और इसी ओके तरह और मज़ीद यानी एआई की फंक्शनैलिटी साइबर सिक्योरिटी के अंदर हर जगह इस्तेमाल हो रही होती है। डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। आप लर्निंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, आप वल्नरेबिलिटीज़ निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो या जो भी। तो एआई हम इस्तेमाल कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों में। ओके हुँ, एआई को भी हैक तो किया जा हुँ, सकता किया जा सकता है। है। एआई को भी हैक किया जा सकता है। आप एआई को जेल ब्रेक कर सकते हो। नॉर्मली तो आप एआई से कुछ इस तरह पूछोगे ना कि हाउ टू हैक माय नेबर्स वाईफ़ाई, वो बोलेगा कि भैया आप गलत बातें कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं करो, ठीक है? ये मेरे पॉलिसीज़ के खिलाफ है। किसी बंदे ने जेल ब्रेक कर दिया ना, आप उससे न्यूक्लियर कोड्स भी पूछोगे, कैसे एक न्यूक बनाते हैं, और लगा हुआ है फिर अभी बम तक कैसे क्या बनाते करूं? हैं, तो आपको वो भी बता देगा। तो एआई को खुद भी हैक किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, अब सवाल जो अब काफ़ी हो गए हैं और काफ़ी लेट भी हो गया है, हाँ तो ना, काफी लेट हो गया इतना ब्रो। इतना लेट मैंने करना नहीं था लेकिन लंबी लग गई। तो ये वी आज का आर पहला वेटिंग सेशन था। फॉर। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है मिला होगा मेरे से कंटेंट, ठीक है? मैंने कोशिश की है कि कम टाइम था मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो वो कम टाइम में डिलीवर करने की कोशिश की है मैंने। तो बाकी आप लोग मुझे बताना, फीडबैक देना अगर मैंने कोई गलती की है, कुछ ऐसा किया है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? आज फिर ये यहाँ पे मैं सेशन क्लोज़ कर रहा हूँ, तो अल्लाह हाफ़िज़ सबको। हेलो, आ जाओ।